अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 सेल साइकिल का हम टॉपिक 2 माइटोसिस स्टडी करने वाले 9th क्लास की बायोलॉजी का। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं माइटोसिस क्या है। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन की एक किस्म है इन विच सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। जो सेल है वो 2 डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। कि जो पेरेंट सेल में मौजूद होते हैं वैसे कि वैसे ही उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहती है। मिसाल के तौर पर इसमें जो माइटोसिस का प्रोसेस है ना, ये क्या है, एक पेरेंट सेल है, आगे क्या होता है 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। ये जो 2 डॉटर सेल बनेंगे ना, इसमें जितनी क्रोमोसोम की तादाद होगी उतनी ही दोनों में क्रोमोसोम की तादाद सेम नंबर आ जाएगी। माइटोसिस अकर्स इन द सोमैटिक सेल्स ऑफ यूकैरियोट्स। वो कहते हैं कि जो यूकैरियोट्स के सोमैटिक सेल्स होती है माइटोसिस वहाँ पे होती है। प्रोकैरियोट्स आल्सो डिवाइड टू मेक आइडेंटिकल सेल्स। प्रोकैरियोट्स भी डिवाइड होते हैं अपने जैसे सेल्स बनाने के लिए। बट द इवेंट्स ऑफ देयर डिवीजन आर डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस। तो कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स भी जब डिवाइड होते हैं उनका जो डिवीजन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। दैट इज़ वाई वी कॉल इट बाइनरी फिशन। इसीलिए उनकी जो डिवीजन होती है उसको हम बाइनरी फिशन का नाम देते हैं। हालांकि होते तो डिवाइड उनके भी 2 सेल्स हैं, मतलब कि 1 से 2 में डिवाइड होते हैं, बट उस प्रोसेस को हम बाइनरी फिशन का नाम देते हैं। यहाँ पे भी जो सेल डिवाइड हो रहा है 2 डॉटर सेल्स में, तो उसको हम माइटोसिस का नाम देंगे। अब माइटोसिस के भी आगे फेजेस होते हैं कि जो एक सेल आगे 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है ना, वो भी डिफरेंट फेजेस से गुजर के होता है। अब उन फेजेस को हम पढ़ने वाले हैं। Phases of mitosis. The German biologist Walter Fleming discovered the events of mitosis in 1880s. जो जर्मन बायोलॉजिस्ट था उसका नाम वाल्टर फ्लेमिंग था। उसने सबसे पहले ये दरियाफ्त किया कि माइटोसिस में भी इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स मीन कि उसमें भी सीरीज चलती हैं, उसका प्रोसेस चलने के लिए मुख्तलिफ वाक़यात उसमें पेश में आते हैं। देयर आर 2 मेजर फेजेस ऑफ माइटोसिस। फिर उसने कहा कि माइटोसिस के 2 फेजेस हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, MCQs में भी पूछ सकते हैं। आज से ये भी पूछा जा सकता है कि माइटोसिस के 2 मेजर फेजेस के नाम लिखें, या फिर हाउ मैनी फेजेस ऑफ माइटोसिस, तो आप 2 लिखेंगे, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। जहाँ पे वर्ड कैरियोन या कैरियो आता है तो उसका मतलब ही न्यूक्लियस होता है। कैरियोकाइनेसिस होता है न्यूक्लियस की डिवीजन यानी न्यूक्लियस की तकसीम। साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाज्म की तकसीम। इन दोनों में फ़र्क भी पूछ सकते हैं, तो इन दोनों में फ़र्क ही आ जाता है। नंबर 1 क्या है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस की तकसीम। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। जो कैरियोकाइनेसिस है ये न्यूक्लियस की तकसीम है। कैरियोकाइनेसिस के भी आगे 4 फेज आ रहे हैं। सबसे पहले तो क्या था, माइटोसिस था। माइटोसिस के 2 फेज आए। माइटोसिस के 2 फेज कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के भी आगे 4 फेज आ गए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखें, माइटोसिस आगे उसके 2 फेजेस आ गए। अब 2 फेजेस उसके कौन से थे, नंबर 1 कैरियोकाइनेसिस, नंबर 2 साइटोकाइनेसिस। अब ये जो 2 यहाँ पे आ गए, अब जो कैरियोकाइनेसिस है इसके भी आगे कितने फेजेस आ गए, 4 फेजेस आ गए। उनको हम देखते हैं। अब 4 फेज जो है, फर्स्ट फेज उसका है प्रोफेज। Prophase. During prophase, the thread-like chromatin material condenses and make thick visible chromosomes. अब वो कहते हैं कि प्रोफेज जो होता है उसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, विजिबल से होते हैं। वो थोड़ा कंडेंसिस मटेरियल होता है, दागों की तरह का। इसको मैं आपको दिखाती हूँ इमेज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेज, इसके अंदर जो क्रोमाटिन है वो थोड़ा थ्रेड लाइक है। ठीक है, Each chromosome consists of 2 sister chromatids attached with a single centromere. आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये देखें, ये जो क्रोमोसोम है इस क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं ना, मतलब 2 में डिवाइड हुआ है, तो ये क्या है, 2 क्रोमाटिड्स हैं। ये साइड पे लिखा भी हुआ है कि एक क्रोमोसोम जो है ये 2 क्रोमाटिड्स रखता है। और सेंटर में ये जो हमें छोटा छोटा सा नज़र आ रहा है जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, उसको हम सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। फिर नीचे नेक्स्ट आ जाता है द न्यूक्लियर इन्वेल्प एंड न्यूक्लियोलस ब्रेकडाउन ड्यूरिंग प्रोफेज। अब इस प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर इन्वेल्प यानी जो उसके इर्द गिर्द इन्वेल्प होता है, गुलाब सा होता है वो, और न्यूक्लियोलस जो होता है वो ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है प्रोफेज के दौरान।
सेंट्रोसोम ऑफ सेल डुप्लीकेट्स इनटू 2। अब जो सेंट्रोसोम होगा वो क्या करेगा, सेल को डुप्लीकेट कर देगा 2 में। 2 सेंट्रोसोम्स माइग्रेट टू अपोजिट साइड्स ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की दोनों मुखालिफ सिमतों में जो सेंट्रोसोम्स होंगे 2 होंगे ना, तो एक इस साइड पे चला जाएगा, दूसरा इस साइड पे चला जाएगा, एक दूसरे के ऑपोजिट चले जाएंगे। व्हेन दे आर माइग्रेटिंग, जब वो माइग्रेट कर रहे होंगे, मतलब कि वो ऑपोजिट साइड्स पे जा रहे होंगे, दे मेक अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क बनाते हैं, एक जाल सा बनाते हैं, उनको स्पिंडल फाइबर्स का नाम देते हैं। उन स्पिंडल फाइबर्स को माइटोटिक स्पिंडल का नाम भी दिया जाता है। इन प्लांट सेल्स, अब जो पौधों के सेल्स होते हैं, देयर इज नो सेंट्रोसोम। जो पौधों के सेल्स होते हैं ना, उनमें सेंट्रोसोम नहीं होता। ये बात हो रही थी एनिमल सेल की। ये प्लांट सेल जो उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, देयर माइटोटिक स्पिंडल इज फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो उनका जो माइटोटिक स्पिंडल होता है वो कैसे बनता है, स्पिंडल फाइबर्स इकट्ठे होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। ये तो हमने प्रोफेज पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज, ड्यूरिंग दिस फेज सम स्पिंडल फाइबर्स बाइंड विद क्रोमोसोम्स। उसमें क्या हुए, उन्होंने स्पिंडल फाइबर्स का एक नेटवर्क बना दिया था ना प्रोफेज में, तो यहाँ पे आके वो क्या करेंगे, बाइंड हो जाएंगे क्रोमोसोम्स के साथ। दे अटैच एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर। वो सेंट्रोमियर के पॉइंट पे अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, वेयर स्पेशल काइनेटोकोर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। वहाँ पे प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। उन प्रोटीन्स का नाम क्या है, काइनेटोकोर प्रोटीन्स। टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ साइड्स बाइंड विद द 1 क्रोमोसोम। वो कहते हैं एक क्रोमोसोम होगा, उसकी दोनों साइडों पे 2 स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। द क्रोमोसोम्स अटैच विद द स्पिंडल फाइबर्स अरेंज देमसेल्व्स अलोंग द इक्वेटर ऑफ सेल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखें, मेटाफेज में उन्होंने क्या किया हुआ है, एक मेटाफेज प्लेट बनाई हुई है कि ये जो स्पिंडल्स हैं ये दोनों साइड्स पे है ना, क्रोमोसोम की दोनों साइड्स पे हैं, और क्रोमोसोम्स जो है वो सेंटर में एक इक्वेटर की जगह पे क्या है, अटैच है। इक्वेटर के साथ साथ उन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ है, ठीक है। इन दिस वे, अब हम इस लास्ट लाइन में भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इन दिस वे अ प्लेट इज फॉर्म्ड कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज प्लेट क्या है, ये वाली जो एक अरेंजमेंट उन्होंने बनाई हुई है ना, तो ये अरेंजमेंट जब बनाएंगे तो इसको हम मेटाफेज प्लेट का नाम देंगे। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड फेज, एनाफेज। एना का मतलब ये अटैचमेंट है। हमने प्रोफेज में देख लिया कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो थोड़ा कंडेंस होता है और क्रोमोसोम्स थोड़े विजिबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम जो है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है और उनका सिंगल सेंट्रोमियर होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का, उनको स्पिंडल फाइबर्स का नाम देते हैं। मेटाफेज में हमने देखा कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ बाइंड होते हैं, अटैच होते हैं और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच विद द क्रोमोसोम्स पुल टुवर्ड द पोल्स। के जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं, वो क्या करते हैं, पोल्स की तरफ उनको खींच रहे होते हैं। ये देखें, अब ये दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले गए ना। अब पहले तो ये क्रोमोसोम्स अरेंज थे, ये क्या किया, स्पिंडल फाइबर्स ने इन्होंने अपनी तरफ पुल किया, इसने अपनी तरफ, तो वो सेंटर से अलग अलग हो गए। मतलब कि जो क्रोमोसोम थे उसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स थे ना, तो वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ये क्रोमेटिड्स अलग हो गए, ये क्रोमेटिड्स अलग हो गए। उन्होंने अपने आप को ऑपोजिट पोल्स में खींच लिया। ड्यू टू दिस पुलिंग, हमने ये देखा कि इस पुल होने की वजह से क्रोमोसोम्स सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। तो हमने ये भी देखा ना कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अलग हो जाते हैं। इन दिस वे देयर आर 2 सिमिलर सेट्स ऑफ क्रोमेटिड्स। तो वो क्रोमेटिड्स हैं तो सेम ना, विच मूव टुवर्ड द पोल्स ऑफ सेल, तो वो सेल के मुख्तलिफ पोल की तरफ खींचे जाते हैं। नेक्स्ट फेज है टीलोफेज, ठीक है, लास्ट फेज। इन दिस फेज, इस फेज में न्यूक्लियर इन्वेल्व फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियस रिफॉर्म्स। अब इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग किए हुए क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उनका जो सेट बनता है, उनका न्यूक्लियर इन्वेल्प बनता है, न्यू न्यूक्लियर इन्वेल्प बनता है, और न्यूक्लियोलस जो होता है वो भी दोबारा बनता है। बोथ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन। तो जो क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स होते हैं ना, वो भी दोबारा धागों की शक्ल में देखें, पहले ऐसे थे ना, ऐसे क्रोमोसोम की शक्ल में थे, फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे धागे की शक्ल इख्तियार कर लेनी है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आ जाता है, मैं आप लोगों को ना एक बार इमेज से समझा देती हूँ। ये देखें इंटरफेस था, ठीक है, इसमें हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस, क्रोमाटिन और सेंट्रोसोम जो है वो देखें बिल्कुल धागों की तरह के एक नेटवर्क सा जाल सा नजर आ रहा है। प्रोफेज में हमने देखा, प्रोफेज में हमने काइनेटोकोर भी देखा, स्पिंडल फाइबर्स को भी देखा और सिस्टर क्रोमाटिड्स को देखा। फिर मेटाफेज में हमने मेटाफेज प्लेट को देखा और हमने देखा कि क्रोमोसोम्स कैसे अलाइनमेंट बनाते हैं, कैसे अरेंजमेंट करते हैं अपने आप की। उसके बाद एनाफेज में हमने देखा कि क्रोमोसोम के जो क्रोमाटिड्स होते हैं वो कैसे एक दूसरे को अपने पोल्स की तरफ ऑपोजिट साइड्स पे खींचते हैं। टेलोफेज में हमने देखा कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी दोबारा बनता है, उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेल्प जो होता है वो भी दोबारा बनता है। और ये जो दो सेट्स, ये वाला ये देखें यहाँ से सेंटर से उन्होंने क्या किया, एक शेप बना ली, एक इधर को हो गया एक इधर को हो गया, क्योंकि इन्होंने एक सेल से आगे 2 डॉटेड सेल्स में तकसीम होना है। यहाँ पे साइटोकिनेसिस हो जाएगी, मतलब कि साइटोप्लाज्म की तकसीम हो जाएगी। तो हमने जो माइटोसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक सेल का डिवाइड होकर 2 डॉटेड सेल्स में तकसीम हो जाना, ये प्रोसेस माइटोसिस कहलाता है। ये देखिए, तो ये सेम 2 डॉटेड सेल बन के ना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, माइटोसिस कहलाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है साइटोकिनेसिस। साइटोकाइनेसिस हमने पढ़ा कि जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है उसको कहते हैं। एनिमल सेल्स ऑफ फ्यूरो डेवलप्स इन द सेल मेम्ब्रेन एट द इक्वेटर। जो एनिमल सेल्स होते हैं वहाँ पे एक फ्यूरो सी बनती है, एक मतलब कि वो थोड़ा बाहर सा बनता है इक्वेटर पे। एट दिस फ्यूरो द साइटोप्लाज्म हैज अ रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। तो साइटोप्लाज्म के पास क्या होती है, माइक्रोफिलामेंट्स की एक रिंग होती है। द रिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जो रिंग होती है वो सिकुड़ती है, एंड फ्यूरो मूव्स इनवर्ड। तो जो उभार सा होगा वो अंदर की तरफ मूव कर जाता है, हरकत कर जाता है। इन दिस वे पेरेंट सेल इज पिंच्ड इनटू 2। तो पेरेंट सेल जो होगा वो आगे 2 में तकसीम हो जाएगा। ये देखें इनके पास रिंग ऑफ फिलामेंट्स है ना, ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल आगे हुआ, पिंच हुआ थोड़ा, ठीक है, पिंच होने के बाद 2 डॉटर सेल्स में तकसीम हो गया। नेक्स्ट उन्होंने कहा इन प्लांट सेल्स गोल्जी अपरेटस मेक्स वेसिकल्स। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो गोल्जी अपरेटस है उसने क्या किया, वेसिकल्स बनाए, ठीक है, वेसिकल्स यानी दाने दाने से बनाए। फिर वो वेसिकल्स ने क्या किया, मूव टू द मिडल। अब वो वेसिकल्स जो हैं, जो दाने से हैं, वो दरमियान में मूव कर गए ना, एंड फ्यूज टू फॉर्म अ प्लेट कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये देखें वो वेसिकल्स जो बने थे उन्होंने दरमियान में, मिडल में मूव किया ना। मूव करने के बाद उन्होंने जो प्लेट बनाई, तो इसको हम फ्रेगमोप्लास्ट का नाम देंगे। इस प्लेट को किसका नाम देंगे, फ्रेगमोप्लास्ट का नाम देंगे। अब प्लेट क्या करती है, ग्रोज आउटवर्ड। अब वो प्लेट क्या करेगी, बाहर की तरफ बढ़ेगी। एंड इट्स मेम्ब्रेन फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन। और उसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगी। द रिजल्ट इज 2 डॉटर सेल्स। तो उसके बदले में क्या हुआ, ये देखें, ये फ्यूज हुई ना, फ्यूज होने के बाद उसके 2 डॉटर सेल्स बन गए। ये थी साइटोकाइनेसिस। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइटोसिस की अहमियत क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ग्रोथ इन ऑर्गेनिजम्स मीन्स एन इंक्रीज इन साइज। तो कहते हैं जानदारों में जो ग्रोथ है उसका मतलब ये है कि साइज में बड़ा होना। इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। वो कहते हैं ये तभी अकर हो सकती है, ये तभी वकूफ पज़ीर हो सकती है अगर सेल्स की जो तादाद होगी वो बढ़ेगी। माइटोसिस प्लेज अ क्रूशल रोल इन ग्रोथ। वो कहते हैं माइटोसिस जो है क्रूशल रोल प्ले करती है प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स, नए सेल्स बनाने के लिए, दैट आर आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सेल्स, कि जो बिल्कुल ओरिजिनल सेल्स के साथ मुशाबे होते हैं, मुशाबत रखते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, रिजेम्बलेंस रखते हैं। अब ग्रोथ में भी माइटोसिस की अहमियत समझ आ गई। अब यहाँ पे आ जाती है सेल रिप्लेसमेंट। मैनी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डाइंग इन आवर बॉडीज। वो कहते हैं बहुत से ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर मर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रेड ब्लड सेल्स एंड द सेल्स ऑफ वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। अब देखें जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका भी तो दौरानिया कम होता है ना, इनकी भी एज कम होती है, इनका लाइफ स्पैन आई थिंक 120 डेज होता है। तो वो कहते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं या फिर हमारी इंटेस्टाइन, ये जो आंतें होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, उनकी वॉल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं या स्किन सेल्स वगैरह जो होते हैं, उनको अगर रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे माइटोसिस के ज़रिए तो हम कैसे ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसलिए अभी ये हमारे लिए बहुत अहम है। These are replaced by new ones which are exact copies of the older cells. वो कहते हैं कि अब जो सेल रिप्लेसमेंट है, जो सेल्स रिप्लेस होंगे न्यू के साथ, वो बिल्कुल पुराने सेल्स की कॉपीज होंगे, बिल्कुल पुराने सेल्स की तरह के होंगे।
न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। अब जो न्यू सेल्स बनेंगे वो किस जरिए बनेंगे, माइटोसिस के जरिए बनेंगे, ठीक है। अब सेल रिप्लेसमेंट में भी ये बहुत रोल प्ले करता है माइटोसिस। नेक्स्ट आ जाता है रीजनरेशन। सम एनिमल्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अब वो कहते हैं कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने जिस्म के हिस्सों को रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब कि दोबारा बनाना। रीजनरेट का मतलब है दोबारा बनाना। फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए दे फॉर्म न्यू सेल्स बाय कैरिंग आउट माइटोसिस। नए सेल्स बनाने के लिए वो माइटोसिस करते हैं इन द सेल्स ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स। अब यहाँ पे उन्होंने सी स्टार की एग्जांपल दी हुई। आप देखें, ये अगर सेंट्रल डिस्क जस्ट रह जाती है ना, तो साइडों के बाजू खो देता है सी स्टार, तो वो सेंट्रल डिस्क में ये एबिलिटी होती है कि वो माइटोसिस करके 5 के 5 बाजू बना सकता है। अगर ये सेंट्रल डिस्क भी रिमूव हो जाती है या फिर ये साइडों वाले 4 बाजू भी कट जाते हैं, जस्ट एक बाजू रह जाता है, तो उसमें सेल्स जो होते हैं उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो माइटोसिस करके पूरे जिस्म को रीजनरेट कर सकते हैं। माइटोसिस ना होती तो ये पॉसिबल ना होता, तो इसलिए इसके लिए भी रीजनरेशन में भी माइटोसिस बहुत अहमियत रखती है। नेक्स्ट आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस इज अ मीन्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस का मतलब ये है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये होता है ना कि मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे तो ही रिप्रोडक्शन होगी। इसमें ऐसा कोई नहीं होता, इसमें जस्ट सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग। अब देखिए हाइड्रा क्या हुआ, इसकी साइड पे ये बड है, ठीक है, बड उतर गई, उससे क्या हो गया, नया हाइड्रा बन गया। तो ये पेरेंट सेल जैसा है ना, ठीक है। अब पेरेंट सेल जैसा जो न्यू हाइड्रा वो सेम मिल रहा है, किसके जरिए हुआ, माइटोसिस के जरिए। अब ये बडिंग हो गई ना इनका जो प्रोसेस होगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस माइटोसिस फॉर्म्स अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड बड ऑन द सरफेस ऑफ हाइड्रा। ये वो कहते हैं कि हाइड्रा की सरफेस पे जो बड उठेगी उसको उसके बहुत सारे मतलब सेल्स के मास होंगे, वो प्रोसेस करेंगे माइटोसिस का, जिसके जरिए पेरेंट सेल से आगे डॉटर सेल बनेगा सेम पेरेंट जैसा। माइटोसिस कंटिन्यूज इन द सेल्स ऑफ बड। जो माइटोसिस होगी ये बर्ड के सेल्स में कंटिन्यू रहेगी और वो क्या करेगी, एक नया इंडिविजुअल बना देगी सेम पेरेंट जैसा। नेक्स्ट आ जाता है कि माइटोसिस में कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। अब अगर वो गलतियां होती हैं तो उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं। समटाइम्स द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस गोज रॉन्ग। वो कहते हैं कई बार ऐसे होता है कि माइटोसिस का जो अमल होता है, प्रोसेस होता है, वो गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम में फेल टू सेपरेट। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर एनाफेज का जब प्रोसेस होता है, अब देखें ना, हमने पढ़ा ना कैरियोकाइनेसिस के 4 फेज होते हैं, तो जो एनाफेज उसका 3rd फेज होता है, तो उसमें अगर जो क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होने होते हैं वो ना हों, वन डॉटर्ड सेल रिसीव्स बोथ सिस्टर क्रोमोसोम्स एंड अदर विल रिसीव नन। वो कहते हैं कि जो एक सेल होगा वो दोनों क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स ले लेगा, जबकि दूसरा जो होगा वो एक भी रिसीव नहीं करेगा। क्रोमोसोम में आल्सो भी डैमेज ड्यूरिंग माइटोसिस। तो क्रोमोसोम भी तो डैमेज हो गया ना इस प्रोसेस में। देखें, एक सेल के पास दोनों चले गए, एक के पास एक भी नहीं गया, तो ये क्या हो गया, फॉल्ट हो गया, एरर आ गया माइटोसिस में। इफ द जीन्स दैट रेगुलेट माइटोसिस आर म्यूटेटेड। कहते हैं कि जो जीन्स माइटोसिस को रेगुलेट कर रही होती हैं वो चेंज हो जाएं, बदल जाएं, द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड। अब देखें जीन्स जो है वो चेंज हो गई, तो सेल जो है उसने अपनी डिवीजन यानी जो उसने तकसीम है अपनी जारी रखी। ड्यू टू दिस अनकंट्रोल्ड डिवीजन, वो जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाएगी ना, वो तो डिवाइड होता रहेगा। मैसेज ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड, तो बहुत ज़्यादा सेल्स बन जाएंगे। दीज मैसेज आर कॉल्ड ट्यूमर्स। जब वो सेल्स की ग्रोथ रुकेगी नहीं, होती रहेगी, तो उनको हम ट्यूमर्स का नाम देंगे। अब ट्यूमर्स जो हैं, इफ़ द ट्यूमर्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि बिनाइन ट्यूमर्स और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में क्या फ़र्क है। बिनाइन ट्यूमर्स और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में हम फ़र्क देख लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, MCQs में भी पूछ सकते हैं। इफ़ द ट्यूमर्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन, जो ट्यूमर्स अपनी असली जगह पे रहें उनको बिनाइन ट्यूमर्स का नाम देंगे। इफ़ दे माइग्रेट एंड इन्वेड अदर टिश्यूज़, अगर जो दूसरे टिश्यूज़ पर भी वो हमला करें तो उनको मेलिग्नेंट ट्यूमर्स का नाम देंगे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये वाला जो है ट्यूमर, ये इस जगह पे फैला है, तो इसी के अंदर इसने रहना है,
इसने किसी दूसरे हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचाना, तो ये क्या है, बिनाइन है। अगर ये वाला जो ट्यूमर है ये दूसरे टिश्यूज पे भी फैलना शुरू हो जाएगा, बाहर की तरफ ऐसे ऐसे आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, तो इसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर का नाम देंगे। इट इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस। जब ये आगे दूसरे टिश्यूज पे हमला करना शुरू कर देगा, जिस्म के दूसरे हिस्सों को भी नुकसान पहुंचाएगा, तो ये डिजीज स्प्रेड होगी ना, बीमारी फैलेगी, तो उसको हम मेटास्टेसिस का नाम देंगे। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए 9th-10th क्लास के साइंस लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।